असल में बात इतनी थी कि पंखुड़ी के पिता ने उसके पीछे जिष्णु को लगाया था ताकि पंखुड़ी पर नजर रखी जा सके। उन्हें शुरू से ही मालूम था कि पंखुड़ी ने चोरी से उनकी डायरी उठा ली है, लेकिन वो डायरी रहस्यों के साथ साथ कई खतरे भी अपने साथ उजागर करती थी। इसीलिए एक पिता के तौर पर पंखुड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई और जिष्णु को पंखुड़ी के पीछे लगा दिया। सुबह नाश्ता करने के बाद राज और पंखुड़ी ने वापस देहरादून की बस पकड़ ली। दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने सफर का आनंद लेते हुए देहरादून पहुंच गए। क्या तुम मेरे स्कूल चलना चाहोगी? राज ने बड़े मन के साथ पंखुड़ी से पूछा। राज को अभी अभी महसूस हुआ था कि पंखुड़ी और उसका साथ बस चंद पलों का मोहताज बचा था। उसे पता भी नहीं चला कि जब उसे पंखुड़ी का साथ पसंद आने लगा था, स्कूल में उससे बात करने वाला कोई नहीं होता था सिवाय उसके रूममेट की। राज की किसी से दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन पंखुड़ी के साथ बिताए पल उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से थे। राज चाहता था कि वो पंखुड़ी के साथ कुछ और समय बिता सके। पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब शायद निकलना चाहिए। आगे कभी मौका रहा तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन अभी मुझे जल्दी से जल्दी घर लौटना होगा और इस भूत को देना होगा। अगर मेरे पिता को मेरे इस कांड के बारे में भनक लग गई ना, तो वो मेरी हालत खराब कर देंगे। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो क्या हम एक एक कॉफी पी सकते हैं? राज ने एक और मोहरा खेलते हुए कहा। नहीं राज, ये कॉफी अगली बार के लिए उधार रही। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पंखुड़ी ने राज की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा। ठीक है, फिर अभी के लिए अलविदा। तुम्हें यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कोई टैक्सी मिल जाएगी। तुम्हें अकेले जाने में कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? राज ने एक बार फिर अपना दाव खेला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी यहाँ मैं आई तो अकेली ही थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तुम मिल गए, वरना ना जाने मेरा क्या होता। अब बस एयरपोर्ट तक जाने की देर है। मेरी टिकट पहले से ही बुक हो चुकी है, तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ऐसा है तो फिर मिलते हैं, राज ने कहा और मुड़कर दूसरी तरफ चलने लगा। अच्छा राज सुनो, राज के मुड़ते ही पंखुड़ी ने कहा। हाँ बोलो ना। राज बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारा पता बता दो। मुझे तुम्हें शल्य की दवाई के इंग्रेडिएंट्स भेजने हैं। पंखुड़ी ने बड़े आम ढंग से कहा। पंखुड़ी ने शुरुआत में ही राज से वादा किया था कि वो राज को दवाई बनाने में मदद करेगी और पंखुड़ी कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरती थी। अच्छा ये बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम फिर कभी इस बारे में काम कर सकते हैं। राज ने भी निराश होकर कहा। उसे अब तक इतना तो मालूम हो ही गया था कि जैसे उसके गले में जो मोती था वो कोई आम चीज नहीं थी, ठीक वैसे ही शल्य की दवाई के इंग्रेडिएंट्स भी उसके बस की बात नहीं थे। राज तुम नहीं समझोगे, मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ती। अगर तुम मुझे मना कर दोगे तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचेगा। ऐसे में तो मुझे अपने किए वादे से ही मुकरना होगा। हमारे कबीले में वादे की कीमत सबसे बड़ी होती है। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं अपने कबीले के रिवाज से पलट जाऊं? पंखुड़ी ने राज का हाथ पकड़कर कहा। अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है। राज पंखुड़ी को मना नहीं कर पाया। जिस प्यार से पंखुड़ी ने राज का हाथ पकड़ा था, उसके बाद राज के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता था। राज ने अपने जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसमें अपना पता लिख दिया। कागज को फाड़कर उसने पंखुड़ी को दे दिया और आखिरी अलविदा कहने के लिए तैयार हो गया। पंखुड़ी ने राज के हाथ से कागज लिया और हाथ हिलाते हुए टैक्सी के लिए चली गई। राज ने इतनी मशक्कत के बाद एक गहरी सांस ली। चलो कम से कम ये जादुई खेल तो खत्म हुआ। मेरी तो आज जान ही निकल गई थी। अब शायद दोबारा पंखुड़ी से कभी मिलना नहीं हो पाए। राज ने चलते चलते मन ही मन सोचा और धीमे से बोला, अब वापस वही घिसी पिटी जिंदगी। स्कूल चले हम। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के लिए राज पंखुड़ी का एहसानमंद था, लेकिन उसे पता भी था कि ये जिंदगी ना तो उसके साथ हमेशा रह सकती थी और ना ही वो इस जिंदगी के साथ ज्यादा समय तक। खैर अभी भी राज के पास जादू से जुड़े रहने का मौका था। उसके पास अभी भी वो डिवाइस थी और अब पंखुड़ी का दिया हुआ मोती भी। साथ ही साथ पंखुड़ी कुछ दिनों में दवाई के इंग्रेडिएंट्स भी भेजने वाली थी। शायद राज के लिए इतना जादू ही काफी था, जिसकी मदद से वो अपनी आम जिंदगी में थोड़ा बहुत रोमांच ला सकता था, वरना उस जैसे आम इंसान के हक में सिर्फ पढ़ाई, नौकरी, शादी और बच्चे वाली घिसी पिटी जिंदगी ही आ सकती थी। वाकई पंखुड़ी ने मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। स्कूल पहुंचते ही राज के मन में पहला ख्याल यही आया। दोपहर होते ही पहाड़ी महारथी ग्रुप में हलचल दोबारा शुरू हो गई। स्मृति भ्रामक, क्या तुम्हें भूतनाथ मंदिर मिल गया? लमकरण ने पूछा।
हाँ, वो मुझे मिल गया और मैंने मेरा काम भी पूरा कर लिया। अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। पहले तो मुझे भूतनाथ मंदिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमारे एक साथी ने मेरी काफी मदद की, जिससे मैं आसानी से भूतनाथ मंदिर ढूंढ पाई। उसने अपना नाम राज बताया था और सीक्रेट नाम का इस्तेमाल करने से मना किया था। पंखुड़ी ने जवाब दिया, राज? नाम तो सुना सुना लग रहा है, लम्बकर्ण ने कहा और आगे बोला, खैर कुछ भी हो स्मृति भ्रामक, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम्हें बहुत मुबारकबाद। लम्बकर्ण वादा करने के बावजूद भी स्मृति भ्रामक की मदद न कर पाने के कारण खुद को थोड़ा दोषी समझ रहा था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए भी शुक्रिया। अब मैं प्लेन में बैठने वाली हूँ तो बाद में बात करती हूँ, पंखुड़ी ने कहा। प्लेन में बैठते ही पंखुड़ी के मन में कई ख्याल दौड़ने लगे। उसे पहाड़ी महारथी बहुत अच्छे लोग लगे थे, खास तौर पर उसे राज सबसे अच्छा लगा था। इतनी दूरियों के बाद भी राज ने जिस तरह पंखुड़ी की मदद की थी, वो पंखुड़ी की नजर में राज की एक अच्छे इंसान की इज्जत बनाने के लिए काफी था। अगले दिन सुबह जब राज स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो बाहर चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई थी। भले ही राज की क्लास में कई पंखे चल रहे थे, लेकिन वो इस गर्मी के सामने हथियार डाल चुके थे। फिलहाल राज का क्लासरूम किसी भट्टी से कम नहीं था। यार, इतनी भयानक गर्मी है, ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? राज को चारों तरफ से बस यही आवाजें सुनाई दे रही थी। राज के टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते पसीने से तरबतर हो गए थे और उनकी सारी ऊर्जा निकल चुकी थी, जिस कारण उनकी आवाज एकदम धीमी हो गई थी। लेकिन इस गर्मी के बीच भी राज एकदम नॉर्मल था। उसे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज जिंदगी में पहली बार वो इतना तरोताजा महसूस कर रहा था। आज तो पढ़ने में पहले से भी ज्यादा मजा आ रहा है। आज मैं बस लेक्चर सुनकर ही सब कुछ समझ पा रहा हूँ। मुझे जरा भी दिमाग खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ये तो कमाल है, राज ने अपने मन में सोचा। राज पढ़ाई के साथ साथ बाकी बातों को सोचने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहा था। पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन इस सब से उसका पढ़ाई से जरा भी दिमाग नहीं उछट रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, अचानक रिया राज के पास आई। हेलो राज, रिया ने कहा। रिया को देखकर राज बौखला गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया कभी उससे बात करने आएगी। हाय रिया, बोलो, कुछ काम था क्या? राज ने जैसे तैसे खुद को काबू करके कहा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? रिया ने बड़े प्यार से राज से पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? राज ने हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से खिसक कर कहा। रिया आकर राज के बगल में बैठ गई। आखिर ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब इस मोती के कारण तो नहीं? यार, ये जादू कितनी कमाल चीज है। राज के मन में लड्डू फूटने लगे थे। ये राज तो वाकई कमाल का लड़का लगता है। इतनी गर्मी में भी इसका शरीर कितना ठंडा है, जैसे इसके अंदर एसी चल रहा हो। मैंने कभी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? रैम्बो के साथ रहकर मुझे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर मैं राज की गर्लफ्रेंड बन गई तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। रिया के मन में ढेर सारी बातें एक साथ आने लगी। अबे ओए राज के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया के बगल में बैठने की? मैंने तुझे समझाया था ना कि तू रिया से दूर ही रहे तो बेहतर है। लगता है पिछली बार की मार तू भूल गया। अचानक से राज को एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। राज ने नजर उठाकर देखा तो रैम्बो गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। रिया के बगल में बैठने की खुशी के चलते राज रैम्बो के बारे में सोचना ही भूल गया था। रैम्बो बड़े ही गुस्से के साथ राज के पास आया और उसने एक जोरदार मुक्का राज की तरफ लहरा दिया, लेकिन राज को वो मुक्का ना पड़कर वापस रैम्बो को ही पड़ गया। रैम्बो थोड़ी देर तो बौखला गया, लेकिन उसने तुरंत एक और मुक्का राज की तरफ रसीद दिया, लेकिन इस बार भी बाजी उल्टी पड़ गई। रैम्बो अपने ही मुक्के का शिकार होकर गिर गया। सारी क्लास रैम्बो पर हंसने लगी। रिया भी उन लोगों में शामिल होकर रैम्बो पर हंसने लगी। तुझे तो मैं देख लूंगा। रैम्बो गुस्से में तमतमाता हुआ क्लास से बाहर चला गया। राज अपने गले में मोती की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी के दिए इस मोती ने आज क्लास में उसकी इमेज दोबारा से अच्छी कर दी थी। इसकी ठंडक की वजह से ही सही, लेकिन रिया राज के बगल में बैठी थी। इसके अलावा राज का दिमाग भी एकदम शांत था और इस मोती ने अभी अभी राज की जान बचाने के साथ साथ रैम्बो को मजा भी चखाया था। राज ने अपने मोती को चूमा और उसे अपने कपड़ों के अंदर कर लिया। ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। ऐसे तो मैं पढ़ाकू की इमेज के साथ भी कूल डूड बनकर रह सकता हूँ, राज ने खुश होकर मन ही मन सोचा। इसके बाद राज अपनी शर्ट के ऊपर से ही मोती को छूने लगा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें वाकई भूत कैद किया गया था? क्या जादू से इतना सब कुछ किया जा सकता है? क्या मैं भी इस तरह का जादू सीख सकता हूँ? क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में लिखी सारी बातें सच है? राज के दिमाग में एक साथ कई सवाल दौड़ने लगे। तभी एक आदमी क्लास में आया। क्या राज सिंघानिया इसी क्लास में है? उसने कहा।
हाँ, मेरा नाम राज सिंघानिया है। बताओ क्या हुआ? राज ने अपनी जगह से उठकर कहा। भाई कैसे कैसे लोगों के साथ रहने लगे हो तुम? तुम्हारे नाम से किसी ने कोई भारी सी चीज भेजी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक आदमी को फोल्ड करके डिब्बे में बंद कर दिया हो। उस आदमी ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, कहाँ है मेरा पार्सल? राज ने हैरान होकर पूछा। वो मैंने तुम्हारे कमरे तक पहुँचा दिया है, तुम बस साइन कर दो, उस आदमी ने कहा और राज के सामने एक कागज बढ़ा दिया। राज ने जल्दी से उस कागज पर साइन किया और अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे पर पहुंचकर जैसे ही राज ने उस पार्सल को हिलाने की कोशिश की तो उसकी हवा निकल गई। क्या कैलेंडर ने राज की जान लेने के लिए किसी कातिल को डिब्बे में बांधकर भेजा था? राज पार्सल को देखकर क्या रिएक्ट करेगा? राज के सामने एक पार्सल रखा हुआ था। ये वही पार्सल था जो पंखुड़ी भेजने की बात कर रही थी। पार्सल को देखकर राज को पंखुड़ी की याद आई। आमतौर पर जो भी पंखुड़ी को पहली बार देखता था वो उसके चेहरे को कभी भूल नहीं सकता था, लेकिन राज को पंखुड़ी की मुस्कान याद आ रही थी। पंखुड़ी को मुस्कुराता देखकर कोई भी अपने गम भुला सकता था। राज को भरोसा नहीं था कि पंखुड़ी इतनी जल्दी अपना वादा पूरा करेगी। उसने सोचा था कि अपनी आम जिंदगी के चलते पंखुड़ी सब भूल जाएगी, लेकिन उसे राज और उससे किया वादा याद था। इतने में ही राज का रूममेट कमरे में आया। क्या बात है राज, ऐसा क्या है पार्सल में? रोहन ने हैरान होकर पूछा। रोहन के अलावा किसी को भी राज की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन रोहन एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा राज की खबर लेता रहता था। जैसे ही रोहन को राज के पार्सल के बारे में पता चला था वो तुरंत दौड़ता हुआ राज के पीछे पीछे आ गया था। कुछ नहीं, एक नॉर्मल पार्सल आया है, अब इसमें आखिर है क्या वही देखने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में हमारी क्लास है, इसीलिए तुम क्लास में मेरा इंतजार करो, मैं ये पार्सल का काम निपटा कर आता हूँ। राज ने स्माइल करते हुए कहा और पार्सल की तरफ देखने लगा। राज की अगली क्लास में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए उसने पार्सल देखने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत दौड़कर अपने कमरे में आ गया था। पार्सल का आकार इतना बड़ा था कि इसको उठाने में कुरियर वाले को 3 लोगों की मदद लेनी पड़ी थी। इन लोगों की सर्विस तो बड़ी कमाल की है। राज ने पार्सल को देखते हुए कहा। हाँ, इनकी सर्विस तो अच्छी ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारे पार्सल को काफी इंपॉर्टेंस दी है। रोहन ने भी पार्सल की तरफ देखकर कहा और आगे बोला। अच्छा मैं चलता हूँ, तू अपना पार्सल खोलकर देख ले, कुछ जरूरत हो तो इसे ऐसे ही छोड़ देना, क्लास के बाद हम दोनों मिलकर इस पर काम कर लेंगे। राज ने जैसे ही पार्सल खोला उसके अंदर पंखुड़ी का एक लेटर रखा था। अपने वादे को निभाते हुए मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स भेज रही हूँ, अपना ख्याल रखना, तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी। तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी पढ़कर राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पंखुड़ी के साथ बिताए हुए पल दोबारा याद आने लगे। राज कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि कोई लड़की एक मुलाकात में ही उसे अपना दोस्त समझ लेगी, लेकिन पंखुड़ी आम लड़कियों से अलग थी। इसके बाद राज ने अपने कमरे का दरवाजा लगा दिया, क्योंकि अब उससे पार्सल देखने का जरा भी इंतजार नहीं हो रहा था। पार्सल के अंदर कई सारे लकड़ी के डब्बे थे। राज ने उनको गिना तो वो कुल मिलाकर 32 थे। इतने सारे डिब्बे! पंखुड़ी ने तो डिब्बों की पूरी बारात लगा दी। और ये डिब्बे कितने सुंदर हैं। राज ने डिब्बों को देखकर सोचा। राज ने जब सबसे छोटा डिब्बा खोला तो उसमें 40 तरह की जड़ी बूटियां मौजूद थी। इनमें से कुछ जड़ी बूटियों को तो राज पहचानता था, लेकिन कुछ उसने पहली बार देखी थी, लेकिन उनकी खुशबू कमाल की थी। राज फिलहाल अलग अलग तरह की खुशबुओं से सरोबार हो रहा था। इसके बाद राज ने सभी डिब्बों को खोलकर देखा। ये सब देखकर राज हैरान रह गया। ये सभी चीजें तो बहुत ज्यादा कीमती लगती है। आखिर पंखुड़ी ने इन सब पर कितने पैसे बर्बाद किए होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि पंखुड़ी को मेरे कारण इतना परेशान होना चाहिए था। हैरानी की बात तो यह है कि क्या सचमुच शल्य की दवाई बनाने में इतनी सारी चीजें इस्तेमाल होगी। राज पंखुड़ी और इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचने लगा था। उसने अपनी डिवाइस खोली और शल्य की दवाई बनाने के तरीके को देखने लगा। इसमें जो दवाई बनाने का नुस्खा है उसके हिसाब से शायद इन सब का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन क्या इससे वाकई थकान मिटाई जा सकती है? क्या इसका असर ठीक वैसा ही होगा जैसा किताब में लिखा था? खैर ये तो दवाई बनाने के बाद ही समझ आएगा। पहाड़ी मारेतों के हिसाब से तो ये दवाई काम करती है, लेकिन मुझे यूं ही उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या उनकी बातें वाकई सच है? राज के दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल घूमने लगे थे। राज के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अब वो दवाई बनाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। जब से उसने पंखुड़ी को जादू करते देखा था तभी से उसके अंदर भी जादू को आजमाने की आग भड़की हुई थी। राज पंखुड़ी के जैसा कुछ भी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन फिर भी कम से कम दवाई बनाकर भी एक जादूगर की तरह खुद को महसूस कर सकता था। राज को अभी तक जादू पर इतना यकीन नहीं हुआ था, लेकिन शायद इस दवाई को बनाने के बाद वो जादू पर भरोसा करने के लिए तैयार हो सकता था। लेकिन राज के भरोसे से आखिर क्या बदलने वाला था? शायद कुछ भी नहीं।
आज दोपहर में मेरी कोई क्लास नहीं है। अगर सभी जड़ी बूटियों पर काम किया तो शायद 3-4 घंटे में मेरा काम बन जाएगा। शायद मुझे आज इस पर काम कर लेना चाहिए, राज ने मन ही मन सोचा। 15 मिनट बाद होने वाली क्लास के बाद उसकी कोई क्लास नहीं थी, इसीलिए वो पूरी तरह से फ्री था। शायद राज को इससे अच्छा कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, इसीलिए उसने इस समय का सदुपयोग करने के बारे में सोचा। राज को कभी भी प्लान बनाने में कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। अगर वो ठान लेता था तो बड़ी आसानी से किसी भी काम को अंजाम दे देता था। राज अपने मन का मालिक था, उसे सिर्फ अपनी मन की चीजें करने में ही अच्छा लगता था और फिलहाल उसके मन में सिर्फ और सिर्फ दवाई बनाने की बात चल रही थी। लेकिन इन जड़ी बूटियों को पीसने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो शायद मार्केट में भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो बच्चों के खिलौने जैसा कुछ छोटा मोटा ही मिलेगा। इस मामले में तो कुछ करना होगा, राज ने जड़ी बूटियों को देखकर सोचा। फिलहाल राज के पास जड़ी बूटियां पीसने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसे सबसे पहले पीसने के लिए कुछ जुगाड़ ढूंढने की जरूरत थी, वरना कैसे भी करके आज दोपहर को वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे सकता था। शायद मुझे एक बार किचन में जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कुछ ढंग का मिल जाए। हालांकि इस स्कूल और यहाँ के किचन से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके अलावा अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, फिर तो ये मेरी स्कूल है। राज अपने फ्लोर की छोटी सी किचन में गया और वहाँ उसने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसे एक बर्तन मिला जिससे उसका काम बन सकता था। यार, लेकिन इसमें दवाई पीसने पर सब बर्बाद ना हो जाए। ऐसी चीजों से सिर तो फोड़ा जा सकता है, लेकिन जड़ी बूटियां फोड़ने में शायद ये काम ना आ पाए। अभी के लिए इसे एक तरफ रखता हूँ और कुछ और दिखता हूँ, राज ने अपने ही आइडिया को नकारते हुए सोचा। आखिरकार राज को दवाई पीसने के लिए कुछ नहीं मिला। उसने अभी तक मूवी में जितना देखा था उसे दवाई पीसने वाली चीज का आकार बस उतना ही मालूम था। इस हिसाब से किचन के बर्तन उसे इतने काम के नहीं लगे। बर्तनों के नाम पर कुछ छोटी मोटी चीजें ही थी, क्योंकि आमतौर पर सब कुछ मैस में ही मिल जाता था। ये किचन तो बस रात में इमरजेंसी के हिसाब से बनाई गई थी और उसमें बस काफी जरूरत का सामान ही रखा हुआ था। राज ने एक बार फिर अपनी खोज शुरू कर दी। उसे कैसे भी करके दवाई पीसने के लिए कुछ ढूंढना जरूरी था। थोड़ी देर बाद राज ने हार मान ली। आज उसे उसकी मेहनत के बदले कुछ भी नहीं मिला था। किचन में रखी एक भी चीज उसके किसी काम की नहीं थी। हालांकि उसे शुरू से ही उम्मीद थी, वो तो बस एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। लेकिन किस्मत के तारे तो उसके पिछले कई दिनों से झिलमिला रहे थे। यार, मुझे इसका कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। एक दो चीज ऐसी है जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। वैसे भी मेरे पास काफी जड़ी बूटियां हैं, अगर एक दो बार फेल भी हो गया तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो शायद मुझे कुछ हासिल भी नहीं होगा। मुझे खुद पर थोड़ा भरोसा रखना ही होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, राज ने एक बर्तन की तरफ देखकर सोचा। लेकिन राज के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दवाई पीसने के काम को वो अपने कमरे पर करे या फिर किसी अकेली जगह पर जाकर, क्योंकि शायद जड़ी बूटियों को पीसता देखकर कोई भी उसका मजाक बना सकता था। मजाक से भी खतरनाक बात तो ये थी कि राज ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था और जादू की इस दुनिया से भी वो इतना वाकिफ नहीं था। इसीलिए राज नहीं चाहता था कि उसके एक्सपेरिमेंट के कारण किसी और का कोई नुकसान हो। ऐसे में किसी सुरक्षित जगह को ढूंढना भी जरूरी था। हालांकि अभी इसके बारे में सोचने के लिए राज के पास वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। अगर वो क्लास में समय से नहीं पहुंचा तो उसे क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ सकता था। अभी के लिए इन सब चीजों को अलमारी में रख देना ही बेहतर होगा। क्लास के बाद इनके बारे में कुछ और सोचूंगा। राज ने अपनी अलमारी खोलकर सारी जड़ी बूटियों के डिब्बों को उसमें रख दिया। अलमारी से थोड़ा सामान बाहर निकालने के बाद राज की सारी जड़ी बूटियां अलमारी में आसानी से बन गई। ये बढ़िया रहा, वरना इन जड़ी बूटियों को मैं कहाँ रखता। आजकल चीजों को छुपाना कितना बड़ा सरदर्द बन गया है। हालांकि मेरा रूममेट अगर मेरे सामान को ऐसे बिखरा हुआ देखेगा तो थोड़ी खरी खोटी तो सुनाएगा, लेकिन जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना उसकी बातें सुनने से ज्यादा जरूरी है। राज ने अलमारी बंद करते हुए सोचा और क्लास की तरफ चला गया। अगर राज की जड़ी बूटियां उसके रूममेट या किसी अनजान आदमी के हाथ लग गई तो राज इसका क्या जवाब देगा? क्या जड़ी बूटियों के पीसने से होने वाले रिएक्शन को राज बाकी लोगों की नजरों से बचा पाएगा?